नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि जीवन संघर्ष और सफलता के बीच में एक सेतु की तरह इन्होंने जीवन में तमाम संघर्ष किए हैं। तैयारी के दिनों से लेकर के आज तक संघर्ष के एक प्रतिमूर्ति के रूप में हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनके जीवन के संघर्षों से और उस संघर्ष के दौरान जो इन्होंने जीवन में मूल्य सीखे हैं उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और बिल्कुल संघर्ष के द्वारा आप सफलता तक की स्थिति को प्राप्त करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो आइए स्वागत करते हैं नरेंद्र पांडे जी का। जी नमस्कार। पांडे जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जीवन संघर्ष और सफलता के बीच के सेतु हैं। आप अपनी संघर्ष की कहानी को जरा जीएसएन जीके वर्ल्ड के दर्शकों को सामने संक्षिप्त रूप में अगर शेयर करेंगे तो इससे संघर्ष करने वाले तमाम लोगों को बहुत फायदा होगा। जी आपने सही कहा, मेरा जो जीवन है वो स्ट्रगल से भरा हुआ है। मेरी पढ़ाई की शुरुआत मेरे ननिहाल से हुई। मेरा ननिहाल खुदवा पड़ता है, जोबरा थाने में है। वहाँ का माहौल ऐसा होता था कि आप बिना पढ़े रह नहीं सकते थे। ये बात है लगभग 80 के दशक की बात है, जब मैं वहाँ प्रारंभिक कक्षाओं में था। वहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के बावजूद भी घर में लोग प्रोत्साहित करते थे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और मैं देख करके पढ़ा करता था। तो संघर्ष की शुरुआत तो वहीं से हुई और मैं बिल्कुल वहाँ भी अलग रहता था अपने मेरे भाइयों से कटकर। और बागीचा में, खुदवा में बागीचा बहुत हुआ करता था, तो वहाँ जाकर के अकेले में मैं पढ़ा करता था। संसाधन न रहने के बावजूद भी, बिजली तो थी ही नहीं, किसी तरह से लालटेन में या उस समय ढिबरी चला करता था, तो ढिबरी की रोशनी में पढ़ता था। परंतु जो संघर्ष की शुरुआत हुई वो वहीं से हुई। उन दिनों जो बुनियादी सुविधाएं थी, किताब या कलम या अन्य चीज़ें, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता था। यहाँ तक कि जो बागीचे में जो सामग्री जैसे महुआ हो गया वगैरह वगैरह भी हम लोग चुनते थे, उसको बेचते थे और उसको बेच करके ये किताब कॉपी या अन्य जो पाठ्य सामग्री है वो खरीदते थे। या कहीं पता चल जाता था कि कोई हमारा सीनियर है, उसके पास किताब है, तो फिर उससे जा कर के किताब लेते थे और इस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखते थे। तो मतलब कि आपने संसाधनों को जुटाने के लिए, खास करके किताब कॉपी जैसे जो न्यूनतम संसाधन है उसको जुटाने के लिए भी आपने ज़िंदगी में संघर्ष किया। लेकिन फिर भी हमने जो आपके बारे में सुना है कि आप अपने समय के इंसाइक्लोपीडिया के रूप में स्थापित थे और ऐसा विचार बिहार कैडर के एक IAS अनिमेश पराशर है, उन्होंने भी कहीं साझा किया था, जो मैंने पढ़ा है और मैंने खुद भी सुना है। तो इसके पीछे आपने संघर्ष से लेकर के अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया यानी ज्ञान के क्षेत्र के उस समय के सागर, जब संसाधन सीमित थे, न इस तरह का कोई सोशल मीडिया था, न इस तरह के संसाधन इस छोटे से शहर में आ पाते थे, तो आपने इंसाइक्लोपीडिया के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इसके पीछे आपने क्या संघर्ष किया है, कैसे किया है, आप जरा इसको दर्शकों के सामने साझा करें। यह बात राकेश जी 90 की दशक की बात है, जब मैं इंटर पास हो गया। 88 में इंटर किया मैं। तो इंटर करने के बाद एक्चुअली हम साइंस के विद्यार्थी थे, परंतु साइंस में वो उत्कर्ष या वो मुकाम हासिल दिख नहीं रहा था होता, क्योंकि खुद से पढ़ते थे और जो उस समय के शिक्षक थे उनसे समझते थे, परंतु साइंस में वो गहराई नहीं आ पाता था। तो मैं फिर अपने आप को, मेरा शुरू से लिटरेरी ब्रेन रहा है, तो फिर लिटरेचर की तरफ मोड़ा अपने आप को और GS और GK की तरफ अपने आप को, जो मेरा स्वाभाविक फील्ड है, उस ओर ले गया। और उस दौरान आपको यह जानकर ताजुब होगा कि प्रतियोगिता का जो माहौल था वो औरंगाबाद में न के बराबर था। तब हम लोगों ने एक उर्दू लाइब्रेरी है या फिर टाउन हॉल में, जो वर्तमान में नगर भवन है, क्विज वगैरह का आयोजन करते थे, ग्रुपिंग में रहते थे और आप साथ में पढ़ा करते थे। और यह बात सही है, वो जो 90 के दशक में ही अनिमेश पराशर जी जो हैं वो यहाँ भी, वो भी संघर्षरत थे। उसके बाद बहुत काफ़ी जूनियर हैं हम लोगों से।
तो देखते थे जब हम लोग क्विज करते थे तो इतिहास का सवाल या फिर संविधान का सवाल या किसी भी प्रकार का सवाल आता था तो अपने दम पे हम लोग उसको सॉल्व करते थे और कई प्रतियोगिता भी यहाँ पर हम लोग जीते थे। और किसी को यह चीज को बड़ा प्रेरित करता था कि ये लोग किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो उस समय का जो संघर्ष था 90 के दशक में, तो वो इसी तरह से चलता था, आपस में मिलना जुलना, प्रतियोगिता करना, क्विजिंग करना, एसे राइटिंग करना, तो ये चीजें चलते रहती थी। इसका मतलब है कि ग्रुप बना करके स्टडी करना या तैयारी करना शायद ज़्यादा फायदेमंद स्थिति होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्या आप सहमत हैं? जी जी जी। ग्रुप बनाएंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों से मुलाकात होगी, आपका जो लेवल है वो पता चलेगा, आप इंस्पायर्ड होंगे। क्योंकि प्रतियोगिता क्या है, प्रतियोगिता में आप एक दूसरे को हराने की मद्दा रखते हैं, वहां पे आपको एकदम निर्दयी होना होगा। कंपटीशन में जब स्वस्थ कंपटीशन भी आप करते हैं तो आपको क्रूएल होना ही होगा, क्योंकि आपको किसी न किसी को परास्त तो करना ही है। यह ग्रुपिंग का फायदा है जहां आप निखरते हैं। आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड साइंस का था, आपका पीजी ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी तक के सब्जेक्ट साइंस के थे। आपने अपने आप को लिटरेचर की ओर मोड़ा और वहाँ से आपने जो है सिविल सेवाओं की ओर भी खुद को मोड़ा और एक सफलता के मुकाम तक पहुँचे। तो क्या साइंस से लिटरेचर तक के सफ़र में या इस तरह से जो तैयारी करते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं जो लिटरेचर लेकर के तैयारी करते हैं, क्या उस बीच में कोई दिक्कत भी आती है क्या तैयारी में? ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से मैं स्टार्ट किया, बहुत कम समय में स्क्रीनिंग लेवल क्वालिफाई करना शुरू कर दिया था। मैं 96 में सिविल सर्विस का पहली बार एग्ज़ाम दिया और आपको ताजुब होगा यह जानकर राकेश जी कि 96 और 97 दोनों सिविल सेवा मैं एक साल के अंदर ही प्रीलिम्स का जो लेवल होता है ऑल इंडिया लेवल वो प्राप्त कर लिया। और 96 का भी मुख्य परीक्षा दिया, 97 का भी मुख्य परीक्षा दिया, और न सिर्फ मुख्य परीक्षा दिया बल्कि मुख्य परीक्षा में जीएस में जो मार्क्स आता था मुख्य परीक्षा में वो भी अप टू लेवल होता था। जैसा कि आपने कहा कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका साइंस था और फिर हमने 8 सब्जेक्ट को ऑप्ट किया, वहां तक भी ठीक था, परंतु थोड़ा गाइडलाइन के अभाव में मैं ऑप्शनल को चेंज करते रहा, जिसकी मुझे खामियाजा भुगतनी पड़ी। परंतु चूंकि प्रीलिम्स में, और एक चीज और, प्रीलिम्स में मैं हिस्ट्री रखता था और मेंस में भी हिस्ट्री रखता था। हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कभी कभी बहुत ही मध्यम स्कोर करता है और उसमें लोगों को बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, जिसका भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। परंतु आपको यह बताऊं कि मैं लगातार भिन्न भिन्न स्टेट पीसीएस का जी और यूपीएससी का। पंडित जी, जब आपने तैयारी शुरू की थी 80 के दशक में, आपने स्कूलिंग शुरू की थी, 90 के दशक में आपकी तैयारी हुई थी। जब आपने तैयारी की थी उस समय औरंगाबाद एकदम छोटा सा शहर था, यूं कहा जाए कि ग्रामीण परिवेश ही था, यानी उस जमाने में यहाँ ग्रामीण परिवेश ही था। तो उस समय तैयारी का माहौल क्या था यहाँ, और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली संघर्ष करने का? औरंगाबाद में रहकर के आपने संघर्ष की जो यात्रा है कहाँ तक बढ़ाई, इसके बारे में दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप संघर्ष की सही में प्रतिमूर्ति हैं। जो मेरा चैनल संघर्षनामा नाम से या व्यक्तिनामा नाम से जो एक विशेष एपिसोड शुरू किया है, उसमें सबसे अभी तक के सबसे सूटेबल व्यक्ति आप हैं। तो आपसे जीएस जी केवल यह जानना चाहेगा कि आप अपने संघर्ष को उस ग्रामीण परिवेश में आपने संघर्ष को सिविल सर्विसेज तक पहुंचाया है और यहाँ एक माहौल पैदा किया है, उसके बारे में जरा संक्षिप्त रूप से दर्शकों को बताएं। जी, आपने सही कहा। 90 के दशक में जब मैं इस ओर सोचना शुरू किया, खासकर सिविल सर्विसेज की तरफ, तो यह एक अजूबा चीज था। अब इसका एक अजीबो गरीब उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं जब 96 में सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरने गया तो मैं चुपके से उस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में डालने गया, लेकिन इसी बीच हमारे क्लोज फ्रेंड बद्रीनारायण सिंह देख लिए और उस चीज को उन्होंने आदरणीय वकील और हमारे मित्र और हमारे बड़े भाई अनूप जी को ले जाकर के उन्होंने ये व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि देखिए ये पांडे जो है आईएएस का फॉर्म भरने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि
कहां से हम लोग यात्रा शुरू किए हैं, जहां सिविल सर्विसेज को फॉर्म भरना सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था, औरंगाबाद में रहकर आप सपना नहीं देख सकते थे। परंतु मैंने उनको कहा कि देखिए मैं फॉर्म भरने जा रहा हूं और मैं इस लेवल को पार भी करूंगा, और मैंने पार किया। अखिल भारतीय स्तर पर जो भी स्क्रीनिंग होती है, उस समय सीट लगभग 800 के आसपास आता था, और जनरल में 4000 लोग क्वालिफाई करते थे, और मैं क्वालिफाई किया और लगातार किया, 96 भी किया, 97 भी किया। तो ये चीजें थी वहां। और जहां तक रही प्रेरणा की बात, तो प्रेरणा देने वालों में हमारे खुद के मित्र मंडली में हमारे मनोज साहब जी, एक धर्मपुरा का वेंकटेश जी जैसे लोग, आप यहां तक कहें कि ये लोग हमको बल्कि अपना तन मन धन से प्रेरित करते थे। जैसे वेंकटेश कुमार के यहाँ तो मैं जाकर के इलाहाबाद में कुछ दिनों तक उनके खर्चे पर, उनके कमरे में जाकर, और मैं मालिक की तरह रहकर, बिल्कुल उनका कमरा और मैं मालिक की तरह रहकर उनका तो सहयोग मिला है, समाज का बहुत ज्यादा सहयोग मिला। इसका मतलब कि अगर इंसान अच्छा हो और सहयोग उसके भावना में हो, मिलनसार हो, व्यक्तित्व का धनी हो, तो संघर्ष के दिनों में सहयोगी मिल जाते हैं। बिल्कुल, आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहें, आप वहां से आपको सहायता मिलेगी जहां से आप सोच नहीं पाते हैं। पूरा शहर औरंगाबाद का मैं कायल हूं कि संघर्ष के दिनों में न सिर्फ वो प्रेरित करते थे, बल्कि लर्निंग मटेरियल, अजीत भाई हमारे पीएफ के अच्छे मेंबर, वो आज नीति आयोग में भी काम करते हैं, सारे लोग क्विज कंपटीशन, ग्रुपिंग, मतलब आज भले मैं फाइनली नहीं सिलेक्ट हूं, परंतु असीम प्यार आज भी उन लोगों का मेरे प्रति है। तो सिविल सेवा तैयारी के दौरान एक तो आपका व्यक्तित्व पहले से उन्नत था, आप मिलनसार थे, सहृदय थे, लेकिन क्या तैयारी के दौरान जो आपने कुछ सीखा, आपको लगता है कि आप एक बेहतर इंसान है? ठीक है, सफलता मिलना नहीं मिलना एक अंतिम स्थिति हो सकती है, उसमें लक लेबर चांस में से किसी एक के कंपोजिशन के गड़बड़ होने से भी आपकी सफलता रह गई होगी, ऐसा होता है। लेकिन आप एक बेहतर इंसान बन सके सिविल सेवा तैयारी के दौरान, या उस तैयारी करते करते जो बहुआयामी व्यक्तित्व को दे देता है सिविल सेवा, तो क्या आप इसे सहमत हैं? बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि हर एक व्यक्ति को सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपको दुनिया के तमाम चीजों को पढ़ना पड़ता है। आप संविधान पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, बोलने की कला, राइटिंग स्किल, मतलब एक्सरसाइज हो जाता है पूरे व्यक्तित्व का, और उसका कहीं न कहीं असर आपके जीवन शैली पे पड़ता है, और पड़ भी रहा है। आप बिल्कुल अलग दिखेंगे, अलग सोचेंगे। सिलेक्ट होना, सिलेक्ट नहीं होना, ये मेरे समझ से बाई प्रोडक्ट है। स्टडी ओरिएंटेशन बढ़ता है और स्टडी के प्रति समर्पण बढ़ता है, आपको सोचने की क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल व्यक्तित्व में निखार आता है, मेरा ऐसा मानना है। पंडित जी, जिस समय आपने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की थी औरंगाबाद जैसे ग्रामीण परिवेश में, यूं कहा जाए उसमें ग्रामीण परिवेश था, कुछ घर होंगे, छोटी सी कॉलोनी होगी, कुछ लोग ही होंगे, बाकी जो पढ़ने वाले बहुत अच्छे बच्चे होंगे जिनके गार्जियन धनी होंगे तो बाहर दिल्ली पटना जैसे शहरों में भेजते होंगे। लेकिन उस समय काफी कम लोग थे, माहौल भी ऐसा, आपने जैसा बताया कि फॉर्म भरने जा रहे थे तो लोगों को लग रहा था न जाने क्या अजूबा कर रहा है। इसके बाद आपके बारे में कहा जाता है कि आपने एक कोचिंग शुरू किया और तैयारी करने वालों की फौज खड़ी कर दी और उसमें बहुत लोग सफल हुए। सफल होने वाले की एक लंबी कतार है, तो उससे आपने जो है इस तरह का सोचा और औरंगाबाद में एक माहौल पैदा किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली जब हम पढ़ाई शुरू किए और जब प्रतियोगिता की तैयारी कराना या करना हमने शुरू किया, तो उस दौरान मैंने कोचिंग भी स्टार्ट किया। शायद उसका नाम उस समय नरेंद्रा IAS एकेडमी हुआ करता था। देखिए, थोड़ी सी गलती हमने ये की कि मैं टारगेट फिक्स कर लिया कि हमको सरकारी नौकरी करनी। उस सरकारी नौकरी करने के दौरान मैं बच्चों को भी तैयारी करवाता रहा, उनसे भी साथ में लगा रहा, हम उम्र या हमसे सीनियर जूनियर सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ। इसके बाद सही बात आप कह रहे हैं, एक औरंगाबाद में माहौल क्रिएट हुआ, और उसके बाद तो हमारे जो जूनियर्स हैं, जो भी लड़के,
वो इतना प्रेरित हुए कि वो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं। बहुत सारे सिविल सर्वेंट भी हैं, बहुत सारे एसएससी, सीजीएल का तो एयरफोर्स, सीडीएस, एनडीए, शिक्षक, एक तांता लग गया, एक माहौल क्रिएट हुआ और आज भी वो अनवरत जारी है। मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज हम लोगों ने छोड़ा है और वो आज एक विशाल वृक्ष बन के उभरा है। आप औरंगाबाद में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कंपटीशन में, चाहे वो दारोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे शिक्षक हो, रेलवे हो, तो आपको कंप्लीट करने वाले लड़कों की संख्या मिल ही जाएगी, अच्छी खासी मिल जाएगी। पंडित जी, आपने जीवन में काफी संघर्ष किया है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, समाज ऐसा करता है और आपने खुद किया है तो आप महसूस करते हैं। आपने निजी विद्यालय से अपनी यात्रा शुरू की थी, शायद वो बाईपास के पास वाला स्कूल है ये मिशन स्कूल, और आज आप झारखंड सरकार में सरकारी शिक्षक हैं। तो वहाँ आप जो झारखंड सरकार में सरकारी शिक्षक हैं, वहाँ भी शिक्षा की क्या स्थिति है, इस पर जरा प्रकाश डालें। शिक्षा और साक्षरता की स्थिति, शिक्षा सरकार के प्रयास, इस पर अगर कुछ करना चाहें सीमित शब्दों में। जी, एक्चुअली क्या है कि जब मैं अपना कोचिंग चलाता था तो संघर्ष तो आप परीक्षाएं लेती हैं भगवान, तो बीच के दिनों में देखा कि मेरा कोचिंग जो है वो थोड़ा उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और मैं बीएड कर चुका था। इसी बीच मुझे मिशन स्कूल, सेंट इग्नेशियस मिशन स्कूल से ऑफर आया और मैं वहाँ केमिस्ट्री का टीचर बन गया जी। वहाँ का माहौल, बच्चों का माहौल, सिस्टम का माहौल, एडमिनिस्ट्रेशन का माहौल इतना बढ़िया लगा कि मुझे पढ़ाने का बहुत आनंद आया और वहां से जो निकले बच्चे हैं वो आज एक भी फेलियर नहीं है, सब अपने अच्छे अच्छे मुकाम पर है। इसके बाद इसी बीच जब 2009 में मुझे जेपीएससी के माध्यम से शिक्षक की नौकरी होती है और मैं वहां रैंक में, स्टेट रैंक में, डिस्ट्रिक्ट रैंक में सॉरी, दूसरा स्थान लाता हूं और जब मैं वहां ज्वाइन करता हूं तो एक अलग माहौल है वहां। देखिए, राज्य सरकारों के स्कूलों में और जो प्राइवेट स्कूलों में मूलभूत अंतर यह है कि राज्य सरकार के स्कूल में बहुत सारी सरकारी योजनाओं को लागू करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वहां पे शिक्षकों का अभाव है, विषय के अनुसार शिक्षक नहीं है, एक ही शिक्षक को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो दोनों में खासा अंतर है। और ये अंतर तभी पटेगा जब सरकार 30:1, 30:1 यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है उसके हिसाब से अगर शिक्षक नियुक्त कर दे। दूसरा चीज है कि स्टेट के जो स्कूल्स हैं उसमें शिक्षकों को थोड़ा डेडिकेशन की कमी में देखा। अब वो भय रहता नहीं, सरकारी स्कूल के शिक्षकों में नौकरी जाने का जो भय नहीं या फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उसके हिसाब से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां कमती है। मैं थोड़ा बिहार के संदर्भ में रोकना चाहूंगा। बिहार में नियोजन के माध्यम से शिक्षक बहाली हुई, आपके यहाँ भी झारखंड में शिक्षा वित्त नाम से शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा अगर उनको सम्मानजनक वेतनमान पे ले जाया जाता और इसके बाद से उनमें डेडिकेशन बढ़ जाता और सरकार इसका उपयोग करती, क्योंकि शिक्षा मूल है, किसी भी समाज के विकास में शिक्षा मूल है, बिना शिक्षा के किसी भी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती। मेरा तो मानना है कि शिक्षक का पद जो है समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, जैसे पहले था लोग मानते थे, और वेतन के मामले में भी बाकी पदों से बेहतर वेतन मिलना चाहिए। आप इस पर क्या राय रखते हैं? मेरा देखिए निजी राय जो है वो यह है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार सरकारें अपने कर्मचारियों को चुनती है। अब आप 2004 से पहले के शिक्षकों को देखें, उन्हें पेंशन है, 4 के बाद वालों को पेंशन नहीं है। इसके बाद नियोजन आया है, नियोजन बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। सरकार खुद कहती है कि मेरी अर्थव्यवस्था उस तरह का सपोर्ट नहीं करती है और अपने हिसाब से जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होते जाएगी मैं आपका बेहतर करते जाऊंगा सेवा। तो मेरा मानना है कि सरकार इस दिशा की तरफ बढ़ भी रही है और थोड़ा आगे और बढ़ना भी चाहिए, परंतु मेरा शिक्षकों से भी निवेदन है कि आप जिस सेवा शर्त के हिसाब से आते हैं उसमें सब चीज तय है कि आपको कहाँ तक जाना है, या ये सैलरी या सेवा के से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो कहाँ तक मिलेंगी। तो थोड़ा आपको इन सब चीजों में भी, शिक्षकों में भी सामंजस्य बिठाने की जरूरत है
और शिक्षा एक ऐसी चीज है राकेश जी कि आप भूखे पेट भी दिया जा सकता है। आप सरकार से लड़ें, मेरा इस पे कोई दो राय नहीं है, सरकार से लड़ते भी रहें, लेकिन हाँ आप शिक्षकों का ये दायित्व है कि स्टूडेंट के सेशन, स्टूडेंट की पढ़ाई से आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं लेकिन आपसे ग्रुप प्रभावित होता है। हमेशा व्यष्टि को समष्टि के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, और ये छोटी कुर्बानी है। लेकिन शिक्षकों का एक नारा है, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। इससे कितना इत्तेफाक है? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रख सकता, क्योंकि मैं बताया ना कि समाज और जिस समाज से बिलोंग करते हैं उसका एक ही नारा है, व्यष्टि को समष्टि के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। शिक्षक भूखा कैसे रख सकता है? आप मान लीजिए कि आज जो भी एक पे स्केल सरकार अपने हिसाब से दी है और उसमें नित्य अपने अर्थव्यवस्था के हिसाब से बढ़ाएगी। या तो मैं भी सहमत हूँ पंडित जी कि शिक्षकों में एक समर्थन का थोड़ा अभाव दिखता है, जिसे करना चाहिए, समर्पित होकर के शिक्षा देना चाहिए। चलिए हम अब मुख्य प्रश्न की ओर लौटते हैं। पंडित जी, आप जीवन में संघर्ष के प्रतिमूर्ति रहे हैं और इस दौरान न सिर्फ आपने संसाधनों के अभाव को झेला है बल्कि माहौल के अभाव को भी झेला है, फिर भी आप एक मुकाम को प्राप्त किए। तो जो तैयारी करने वाले लोग हैं, खास करके सिविल सर्विसेज या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं, वो भी संघर्ष करते हैं। संघर्ष के दौरान जो है उतार चढ़ाव को देख करके वे निराश हो जाते हैं, और यह जो नैराश्य भाव है उन्हें कहीं ना कहीं पीछे कर देता है जीवन में। एक निराशा का भाव जो है उन्हें बिल्कुल परेशान कर देता है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो एक सीखने के मशीन टाइप के हैं, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य तरह के सिविल सेवाओं में जो उतार चढ़ाव के दौर उसको देखने वाले हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए राकेश जी, मेरा मानना है कि जब भी आप तैयारी करें या जीवन जिए, मेरा तो कहना है कि तैयारी यानी जीवन जो जीते हैं आप, तो उसमें आप गीता का जो वाक्य है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसको तो आपको जीवन में उतार के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है। आज प्रतियोगिता में गला काट प्रतियोगिता है, और उसमें कब क्या होगा, किस लेवल पे आप छटेंगे। मैं खुद छटा हूं, 2 बार इंटरव्यू दिया लगातार, वो भी 50 साल की उम्र में, और मैं दोनों बार छटा। तो आपको इन सब चीजों को तो बर्दाश्त करने की क्षमता होनी ही चाहिए। और मेरा मानना है कि जब भगवान जब जीवन दिया है तो जीने के कई साधन हैं, और जीने के कई साधन हैं, और वो साधन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको प्रयास करना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बिना यह सोचे ले जाना है कि जीत होगी कि या हार होगी। मैं अटल जी की एक पंक्ति दोहराना चाहूंगा कि जीत में क्या हार में, क्या जीत में क्या हार में, और हर समय तैयार में। तो ये चीज आपको तैयार रहना होगा, तभी आप प्रतियोगिता परीक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप मत भिड़े, हारने का भय है तो। अच्छा, आपने हाल ही में बीपीएससी अकाउंट सर्विसेज का भी इंटरव्यू दिया है और 6 जेपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है। तो आपसे आग्रह करता है जीएसएन जीके वर्ल्ड की जो 64वीं बीपीएससी के इंटरव्यू दे रहे हैं और जो आगामी झारखंड यानी जेपीएससी की परीक्षाओं की जो तैयारी करेंगे, इंटरव्यू देंगे आगामी परीक्षाओं की, उसके लिए क्या उन्हें रणनीति अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और क्या आप आगे जेपीएससी वाली परीक्षाओं में फिर से आपका चांस है, आप अपीयर भी होंगे, तो क्या उसके लिए कुछ विशेष सीरीज भी शुरू करना चाहेंगे या कुछ इस तरह से जो प्रेरणा लोगों के लिए बन सके? देखिए राकेश जी, बीपीएससी और जेपीएससी दोनों 2 अलग चीज़ें हैं। बीपीएससी अब मूलतः जीएस बेस्ड हो गया है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में मेन तो मुख्य परीक्षा होता है जहां से आप अग्रसर होते हैं फाइनल सिलेक्शन की ओर। तो मुख्य परीक्षा में जो 3 पेपर है, पहले बहुत पेपर हुआ करता था, सब्जेक्ट 2-2 हुआ करता था, अब सब्जेक्ट 1 हो गया, उस एक सब्जेक्ट में भी मात्र 1 पेपर हो गया, और जीएस को 2 पेपर कर दिया है, और वो भी सिलेक्टेड पढ़ के हो सकते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है, मेरे समझ से अगर ढंग से 3 महीने 4 महीने अगर राइटिंग अखबारों से मैगजीन से जुटा करके कर लिया जाए तो आप मुख्य परीक्षा सिलेक्ट हो सकते हैं। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में मेरा जो मानना है वो आप एकदम सरल सहज रहें
और किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन दिमाग में मत रखें। हम लोगों ने वैसा किया, कॉम्प्लिकेशन रखा, बहुत पहाड़ उसको समझा, बहुत ही गंभीरता से लिया और उसका नतीजा हुआ कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एकदम सहज सरल रहिए। इंटरव्यू व्यक्तित्व का टेस्ट है और आपको क्या पूछा जाएगा ये आपको मालूम नहीं है। वो आपके सब्जेक्ट से भी पूछ सकते हैं, आपके एकेडमिक कैरियर से पूछ सकते हैं, आपके कुछ से भी पूछ सकते हैं। यानी प्रेशर नहीं लेना है इंटरव्यू के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दौरान, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, आप बिल्कुल सहज रहें, ऐसा आपका मानना है। जी जी। पंडित जी, अब मैं थोड़ा आपके जीवन और आपसे आपके निजी जो मसले हैं उससे मैं थोड़ा इंटरेक्ट होना चाहूँगा, दर्शकों को जोड़ना चाहूँगा। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक व्यक्ति में मल्टी टैलेंट, यानी एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तित्व को आप समेटे रहते हैं। तो आप तैयारी भी कर लेते हैं, लोगों को गाइडेंस भी देते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव रहते हैं। मैं तो देखता हूं कि प्रतिदिन सोते और जागते पहला पोस्ट मैं आप ही का लाइक करता हूं, पढ़ता भी हूं। और आप बिल्कुल, आपके जो यूनिक पोस्ट हैं वह न सिर्फ जीवन में प्रेरणा देते हैं बल्कि लोगों को तरह तरह की जानकारियाँ भी उपलब्ध कराते हैं जो कि जीवन में विविधता को समेटने वाले होते हैं। तो आप एक साथ एक व्यक्ति में इतने सारे व्यक्तित्व को कैसे समेट पाते हैं? ये कहाँ से जिंदा दिली आपने सीखा है? जी राकेश जी, एक्चुअली सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव 2018 से हुआ हूँ। मैं टेक्निकली थोड़ा शुरू से बैकवर्ड था, तो फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, यूट्यूब हुआ, ये जो सोशल मीडिया के स्तंभ हैं, तो मैं इन पे थोड़ा सक्रिय रहता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी स्टडी ओरिएंटेड बच्चे हैं, यूथ्स, किशोर वय लोग, वो थोड़ा इससे दूर रहे। जो मेरा अपना मानना है, फेसबुक से या फिर व्हाट्सएप से, यूट्यूब से वो पढ़ें, पर इनसे थोड़ी दूरी बनाएं क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं चूंकि एक शिक्षक हूँ, तो कई जगहों पर जाना होता है, कई संस्मरण होते हैं और मल्टी आयाम भी है हमारे, पढ़ाना, पढ़ना, तो उसके थ्रू ज्ञान जो प्राप्त होता है, मैं उन्हीं चीज़ों को अनुभव के आधार पर थोड़ा लिख देता हूँ। नहीं, आप अच्छा लिखते हैं। मतलब मेरा तो ये मानना है कि सिंगल पर्सन मल्टी टैलेंट, यानी एक व्यक्ति में कई व्यक्तित्व। जी जी, इसके लिए हम बिहारी के शब्दों में कहें तो गागर में सागर। तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, बिल्कुल, एक्चुअली वही, क्योंकि यह तो एक आपका सृजनात्मक क्रिएटिव पक्ष है, सृजनात्मक पक्ष है, और सृजनात्मक पक्षों का भाव आज के समाज में, आज के परिवेश में, आज के लोगों में काफ़ी दिखता है। लिखेंगे भी तो बेतुका लिखेंगे, न जाने एक पक्ष को लिखेंगे, और निराशावादी सोच वाले समाज में बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे वो स्वयंभू टाइप हो। लेकिन आपके पोस्ट ऐसे नहीं होते। मैंने तो देखा कई बड़े बड़े लोग आपके पोस्ट को फॉलो करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। यूथ को तो अलग रहना चाहिए। एक्चुअली राकेश जी, हुआ है कि जब भी आप शिक्षक हैं तो सबसे पहला प्राइमरी कर्तव्य है कि आप न्यूट्रल ढंग से सोचें, न्यूट्रल ढंग से लिखें, बास्टनेस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि अच्छा लिखते हैं, तो ये आपकी भलमनसाहत है कि जो आप ऐसा सोचते हैं। मैं अपने तरफ से तो बेहतर करता ही हूँ और बेहतर लिखता ही हूँ, और हर कोई चाहता है कि बेहतर दिखे और लिखे। तो उसी का नतीजा है जो पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, और कोई बात नहीं है। क्या आप औरंगाबाद में फिर से बच्चों के लिए जो आपने कोचिंग बंद कर दिया है, तो क्या एक मार्गदर्शन क्लास के रूप में फिर से शुरू करेंगे? GSN GK वर्ल्ड आपसे पहल भी चाहता है, आपसे जो है एक अनुरोध भी करता है कि आप इस दिशा में पहल करें। क्या ऐसा कोई विचार रखते हैं भविष्य में? जी जी, जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, एक्चुअली हम सरकारी सेवक हैं और हम तो कोई ऐसा प्राइवेट गतिविधि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एज ए मेंटोर, दर्शक के रूप में, हाँ जी जी, कि आप कोचिंग बेनिफिट्स के लिए करें, लेकिन और जो है गाइडेंस के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और रहूँगा भी। जैसे आप लोग जैसे लोग अगर GKGS वर्ल्ड चलाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, या फिर अन्य जगह किसी संस्थान को स्थापित करते हैं, तो मेरा प्रयास होगा कि वहाँ पर जाऊँ और बच्चों को जितना से जितना अपने अनुभव को साझा करूँ, उनको मार्गदर्शन करूँ। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। GSN GK वर्ल्ड के आप प्रयास को किस रूप में देखते हैं? इसके कार्य के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? क्या ऑडियंस को कुछ आप संदेश भी देना चाहेंगे, GSN GK वर्ल्ड के ऑडियंस को? जिस प्रकार से आपने GK एंड GS वर्ल्ड शुरू किया है यूट्यूब पर, वो बहुत ही रचनात्मक है,
बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही सकारात्मक है। आपको मैं देखता हूं कि इन 2 महीनों में जिस प्रकार से भिन्न भिन्न विषयों पर, चाहे वो अर्थशास्त्र हो या फिर हिस्ट्री हो या जीएस के कई आयाम हो, किसी इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति का इंटरव्यू हो, जैसे आपने अभी हाल ही में विजय प्रकाश जी जो औरंगाबाद के कलेक्टर भी रह चुके हैं, और उनके साथ मैं 92 में काम भी कर चुका हूं खुद पर्यावरण के माध्यम से अजीत भाई के साथ। तो आप जीके एंड जीएस वर्ल्ड बहुत अच्छा कर रही है, और मेरा ये सोचना है कि आप जिस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं विषय वस्तु का, वो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और ये आगे भी ज्ञानवर्धक रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद जी। तो इस तरह से आपने देखा दर्शकों कि हम समाज के वैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व को चुन रहे हैं जो आपके संघर्ष और आपके सफलता के बीच की जो कड़ी है और उसको प्रेरणा के रूप में बदल करके अंतिम रूप में आपको सफल कराएं, ऐसा मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में आपका सहयोग मिले, आपका साथ मिले, तो आपसे एक आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप न सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक भी करें, और जो सुझाव वाले कमेंट्स हैं वह भी दें, ताकि हम भविष्य में इसे सुधार भी सकें, अपने चैनल में काफ़ी सुधार कर सकें। तो मैं आगे भी ऐसे व्यक्तित्व को जो कि आपके और आपके जीवन में सफलता के मुहिम को और सफलता के लिए प्रकाश जो है एक लाइट की तरह, एक इग्निशियस माइंड की तरह काम कर सके, ऐसा मेरा प्रयास होगा। धन्यवाद।